नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनमोल सक्सेना है। मैं आपका स्वागत करता हूं मंथन क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म के एसएसटी की सीरीज़ में क्लास 9th का चैप्टर 3 नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको भी मैं आपको एक कहानी की तरह पढ़ाना स्टार्ट करूँगा ताकि आपको ईजिली याद हो जाए, और आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट को ये चैप्टर टिपिकल लगता हो, मेरा उनसे अनुरोध है उसकी 2 बार प्ले कर सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी की स्टार्ट करते हैं। 1945 के स्प्रिंग सीज़न में एक 11 साल का बच्चा अपने बेड पर बैठा होता है और वो अपने माता पिता का डिस्कशन को बड़े गौर से सुन रहा होता है। उसके पिताजी कहते हैं कि अब वो समय आ गया है, जैसा हम लोगों ने दूसरों के साथ किया था, हमारे साथ भी अब वही होने वाला है। तो क्या हम सबको साथ में सुसाइड कर लेना चाहिए या मुझको अकेला सुसाइड कर लेना चाहिए? ये बात सुनकर बच्चा बहुत चिंतित हुआ और उसने सोचा कि ऐसी क्या बात है जो इस तरह से हमारा परिवार है ये सब सोच रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके पापा उसको ले जाते हैं, पूरी फैमिली बहुत साथ में गुड टाइम व्यतीत करते हैं और सब कुछ बढ़िया होता है। और फिर पता चलता है कि ऑफिस में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। इसमें 2-3 मैं तथ्य आपको और बता दूं जो आपको NCERT की बुक में नहीं मिलेंगे। उस बच्चे ने 11 महीने तक किसी से बात नहीं करी, 3 साल तक अपनी मम्मी से हाथ से खाना भी नहीं खाया। उसको शायद ये अंदेशा था कि कहीं मम्मी उसको जहर ना दे दें, और जैसे पापा ने कहा था कि सबको सुसाइड कर लेना चाहिए, वो वाली बात ना हो। अब हम चलते हैं इसके आगे की स्टोरी पर। हुआ क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसकी आड़ में हिटलर की आर्मी ने, या आप कह सकते हैं नाजी पार्टी ने, काफ़ी सारे लोगों का जेनोसाइड किया था। जेनोसाइड माने मार दिया गया था, जिसमें 6 मिलियन कम से कम ज्यूज थे और 2 लाख जिप्सी थे, 1 मिलियन कम से कम पोलिश सिविलियन थे, पोलिश मतलब पोलैंड के लोग, और 70,000 जर्मन वो थे जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो फिट नहीं थे शारीरिक रूप से, उन लोगों को मार दिया जाता है। मारने के काफ़ी सारे तरीके थे, वो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा किस तरह से उन्होंने जेनोसाइड किया, मास किलिंग कैसे करी। तो गैस चैम्बर में भी काफ़ी मार देते जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह के में। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाता है तो न्यूबर्ग है एक जगह, वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो जर्मनी के सरेंडर किए हुए लोगों को सज़ा सुनाने का काम करता है। तो उसमें होता क्या कि 11 लोगों को वो डेथ पेनल्टी देते हैं और करीबन 300-400 लोगों को लाइफ टाइम प्रिजन देते हैं और काफ़ी सारी सज़ा देते हैं इस वार के लिए। अब कहानी शुरू होती है बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, वीमर रिपब्लिक कैसे बना था आपको बताता। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो 2 पावर्स के बीच में हुआ था, सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, बुल्गारिया था और ऑटोमन एम्पायर था। और एलाइड पावर में आपका फ्रांस हो गया, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस, सर्बिया। तो वीमर रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ था, जब सेंट्रल पावर आपकी हार गई थी एलाइड पावर से। स्टार्टिंग में तो जर्मनी काफ़ी एज पर जीत रहा था, लेकिन जब US ने 1918 में एंट्री मारी तो वो हार गया। और हारने के बाद क्या होता है कि वहाँ के राजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो लोगों को ये था कि शासन चलाने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर एक वीमर नाम की जगह पर लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पर वीमर असेंबली का निर्माण हुआ, जिसने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई और पूरा उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया। अब वीमर रिपब्लिक में दिक्कत क्या आई थी मैं आपको बता देता हूँ कि उनको फोर्सफुली एलाइड पावर के साथ एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल करके साइन करना पड़ता। वर्साइल एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने ट्रीटी साइन की थी। उसमें काफ़ी सारे फोर्सफुली एक्शंस जो हुए थे वो आपको डिस्क्राइब करता हूँ। उसमें जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया था तो उसको अपना 1/10 पॉपुलेशन उसको अपनी लूज करनी पड़ी, 13% टेरिटरी अपनी छोड़नी पड़ी, 75% जो आयरन का प्रोडक्शन था वो छोड़ना पड़ा, मतलब बाकी एलाइड पावर ने उनसे छीन लिया था। 26% कोल जो था वो छीन गया था। ये जो बंदरबाट हुआ था ये फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने किया था। इसके साथ जो जर्मन की मिलिट्री थी उसको डिमिलिटराइज कर दिया गया ताकि ये पावरफुल ना रहे और आगे जाके कोई वॉर कंडीशन में ना आए। और एक
इन्होंने 6 बिलियन पाउंड्स का एक पेनल्टी भी इनके ऊपर दी थी, जो इन लोगों को एलाइड पावर को देनी थी। और जो लॉस हुआ था उसके लिए उनको पेनल्टी देने के साथ साथ दिक्कत ये आई थी कि वीमर रिपब्लिक ने ये सारी कंडीशंस मान ली थी और लोगों ने वीमर रिपब्लिक को इसके लिए सारा दोष दे दिया कि ये वीमर रिपब्लिक के कारण हुआ है और ये इसमें इन्होंने जो किया है इसका कोई विरोध नहीं हुआ और इन्होंने एक्सेप्ट क्यों कर लिया। अब बात आती है इफेक्ट ऑफ वार की। द वार हैड ए डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कंटिनेंट बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली। देखिए साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियली जो इफेक्ट पड़ा था इस पर, तो वो वार का नतीजा था। कंपनसेशन पे करने थे वीवर रिपब्लिक के लोगों को, जैसे सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट्स थे, उन लोगों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। ये जो संधि हुई थी ये नवंबर में हुई थी, तो इन लोगों को सब लोगों ने नवंबर क्रिमिनल्स कहना स्टार्ट कर दिया था और पूरे यूरोप पर फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो इफेक्ट पड़ा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक पड़ा था। सोल्जर्स थे वो अपनी हिम्मत हार चुके थे, वो अपने सिविलियंस पर आने स्टार्ट हो गए थे, सिविलियंस बनने लगे थे और माना जाता है कि उनको रहने की जगह भी नहीं मिली थी, इन्होंने ट्रेंच लाइफ बड़ी मुश्किल में निकाली, ये सब दिक्कतें थी। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस पर हम डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या हुआ था, जब द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक coincided with the revolution uprising the separatist league on the pattern on the Bolshevik revolution in Russia। जब वीवर रिपब्लिक का जन्म हुआ था तो उन्होंने ये सोचा था कि जैसे बोल्शेविक्स ने एक रेवोल्यूशन लाए थे रशिया के अंदर और उन्होंने राज किया था, एक लोकतंत्र की स्थापना की थी, तो वो उम्मीद थी कि वो शायद हम भी ऐसा कर सकते हैं। सोवियत के जो वर्कर थे और सेलर थे वो बहुत सारे शहरों में सेटल्ड थे, लेकिन जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई थी वो परिस्थितियां वहाँ पर दिक्कत कर रही थी और वो पर्पज जो बोल्शेविक्स ने अपना एम हासिल किया था वो ये लोग आपका नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पब्लिक इनसे हेट कर रही थी। नवंबर क्रिमिनल्स कहा जा रहा था, इनका सपोर्ट नहीं हो रहा था, ये सब चीज़ें इनके संग दिक्कत आ रही थी। होता क्या, 1923 में जर्मनी ने फ्रांस को जो पेनल्टी थी वो पे करने से मना कर देते हैं, तो उनका जो रूरल एरिया था वो उसको कब्जा लेते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि रूरल का जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ पर कोल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था, जिससे जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी, वो उनका छिन गया था। और दिक्कत ये इतनी आई कि जर्मनी रिटेलिएट द पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंट पेपर करेंसी रेकसली विद टू मच यूनाइटेड मनी इन सर्कुलेशन। तो इन लोगों ने अपना सोचा, वीमर रिपब्लिक में इतना सोचना नहीं था कि उन्होंने अनलिमिटेड करेंसी छापना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर उनके पैसे की वैल्यू गिर गई। अप्रैल में यूएस डॉलर जो था वो 24,000 मार्क्स के बराबर था, उस टाइम करेंसी थी मार्क्स। फिर जुलाई में वो 3,53,000 मार्क्स के बराबर हो गया और अगस्त में 46,21,000 के बराबर में हो गया। यानी कि उन्हें कोई भी चीज़ खरीदनी होती थी तो बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ बोरों में भर के ले जानी पड़ती थी। द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अभी ईयर ऑफ डिप्रेशन क्या आया मैं आपको बताता हूँ। 1924 और 1928 के बीच में कुछ सम स्टेबिलिटी वाज देयर, और वहाँ पर क्या हुआ कि जर्मन जो इन्वेस्टमेंट्स थे, इंडस्ट्रियल रिकवरी थी, टोटली शॉर्ट टर्म्स लोन पर डिपेंड करती थी, जो अमेरिका इनकी मदद करता था। यानी कि देखिए, जो फर्स्ट वार में अमेरिका ने इसको हराया था, लेकिन अमेरिका ने इसकी मदद करना स्टार्ट कर दिया था छोटे छोटे लोन्स के रूप में। वो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करता था जिससे इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक ठाक रहती थी। लेकिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो होते हैं वो एक साथ बेच दिए जाते हैं। वॉल स्ट्रीट जो होता है यूएसए का वो क्रैश कर जाता है और अगले 3 साल तक 1929 से 1932 तक नेशनल इनकम जो यूएसए की होती है वो हाफ हो जाती है। यानी कि यूएसए में प्रॉब्लम आती है और तो वो जर्मनी की मदद करना बंद कर देते हैं, और ये जो ईयर कहलाता है ये ईयर ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, एक्सपोर्ट बंद हो जाता है, फार्मर्स बहुत महंगी लाइफ स्टाइल हो जाती है तो फार्मर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मार्केट में जो पैसा होता है वो फंस जाता है। तो जर्मन इकोनॉमी जो होती है वो अपने वर्स्ट हिट पर होती है उस टाइम। 1932 में जो प्रोडक्शन लेवल था वो 40% कम हो गया था एज कंपेयर टू 1929। बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में बढ़ गई थी। तो अब इससे ऊपर निकलने के लिए जर्मनी को कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था।
Large mass of peasantry was affected by a sharp fall of agriculture prices. एग्रीकल्चर प्राइजेस कम हो रहे थे, महिलाएं बच्चों के पेट नहीं भर पा रहे थे, एक तरफ से सारा चारों तरफ डिप्रेशन का माहौल था। पॉलिटिकल वीमर रिपब्लिक खुद को समझ नहीं पा रहा था कि उसको अब उसको क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। तो वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड एक्चुअली ए मेजॉरिटी बाय एन वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग बाय ए रूल ऑफ कोलिशन। Another defect was Article 48. Article 48 ये आया था इसमें, which gave to President to power impose emergency. ये इमरजेंसी को लागू करने के लिए आर्टिकल 48 का इस्तेमाल कर सकते थे। तो एक डिक्री निकला जिसमें सिविल राइट्स को सस्पेंड किया गया और आर्टिकल 48 से ही ये क्राइसिस मैनेज करने की कोशिश करी, लेकिन इससे भी कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। अब आर्टिकल 48 से लोग एकदम परेशान हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। यहीं से स्टार्ट होता है आपका राइज ऑफ हिटलर। हिटलर पिक्चर में आता है और हिटलर का कैसे कैसे राइज करता है वो हम डिस्कशन करेंगे। देखिए हिटलर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लीजिए। हिटलर का जो जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 में हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में हंगरियन एक जगह है वहाँ बॉर्डर पर उनका जन्म हुआ था। ये फोटो आप देख सकते हैं उनके फादर की, मदर की और उनके बचपन का फोटो है। हिटलर जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था उसने जर्मनी की तरफ से, उसने काफ़ी सारे मेडल्स जीते थे। उसका पैर में भी गोली लगी थी और वो काफ़ी ज़्यादा गैस अटैक से, पॉइजन अटैक से भी सफ़र किया था। तो उसको जो अवार्ड मिला था वो आयरन क्रॉस का मिला था, जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर्स जर्मनी में होता है। 1919 में उसने ये सारी परिस्थितियाँ देखते हुए एक छोटी जर्मन वर्कर पार्टी ज्वाइन कर ली थी और जर्मन वर्कर पार्टी का नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी का नाम बदल लिया था और 1923 में इसने इसको नाजी पार्टी का नाम दे दिया। अब हिटलर जो होता है वो प्लानिंग करता है कि उसको अपना बर्लिन की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि मैं सारी पावर कैप्चर कर लेता हूँ, लेकिन वो उसमें असफल होता है, उसको जेल हो जाती है और बाद में छोड़ भी दिया जाता है। 1930 तक ही संघर्ष करता रहता है। It was during the Great Depression the Nazism became a mass movement, as we see in after 1929 bank collapsed, business shut down, worker lost their jobs, middle classes were driven to destruction। मतलब ये सारी परिस्थितियां आपके जर्मनी में हो रही थी। तो 1928 में ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, लेकिन ये इनको सफलता नहीं मिलती है। नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट ही मिलते हैं। लेकिन जब 1932 का इलेक्शन आता है तो जो वादे हिटलर जर्मनी से करता है उन वादों के बेस पर ये जीत जाता है और 37% के साथ साथ ये लार्जेस्ट पार्टी बना देता है और इस वोट्स के साथ वो अपनी सरकार फॉर्म कर लेता है। अब थोड़ा सा नाजी पार्टी के बारे में भी जान लीजिए। इस पार्टी का नाम हिटलर आर्मी भी था। ये लोग ज्यूज से नफरत करते थे और वर्ल्ड वार 2 का कारण बने थे। ये मेन 3 पॉइंट है, अभी इसको डिस्कशन करेंगे कैसे हुआ। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ क्या था? 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट जो थे हिंडरबर्ग, उन्होंने इनको हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में। तो ये बन जाते हैं। नाजीज हैज मैनेज टू रैली द कन्वर्सेशन देयर कॉज हैवीली एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट अप द डिसमेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी सारा काम किया और जो समाज से वादे करे थे वो उसके लिए अग्रसर हुए। लेकिन इसमें क्या होता है कि जनरल पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग होती है उसमें फरवरी में आग लग जाती है और फर्स्ट डिक्रे यानी कि कुछ एक एक्ट होता है जो 18 फरवरी 1933 में पास कर दिया जाएगा, जिसमें सारे सिविल्स के राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, ये सारी इनकी स्वतंत्रता और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दी थी वो सब सीज कर दी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम persecuted by Nazis across the country on 3rd March 1933 the famous enabling act passed। यानी कि 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट पास कर दिया जाता है, जिससे टोटल डिक्टेटरशिप पूरे देश में लागू हो जाती है डेमोक्रेसी की जगह। तो अब ये जर्मन आपका डिक्टेटर कंट्री बन गया था। स्टेट एस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, यानी सब पे इनका कंट्रोल हो गया था।
स्पेशल सर्विलेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वे टू नाजीज वांटेड, यानी कि सारा कंट्रोल नाजीज के पास आ गया था। वो अपना किसी भी तरह से कोई विद्रोह उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उसको तुरंत ही दबा दे रहे थे। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द न्यूली organized force to give the Nazi state in public reputation as the most wicked criminal state। तो इसके आड़ में उन्होंने काफ़ी सारे काम जो किए, पुलिस अपनी प्राइवेट बनाई, प्राइवेट कैंप्स बनाए, जो उनकी पार्टी में विरोध करते थे या विपक्ष में विरोध करते थे उनको पकड़ लिया जाता था। ये सब सारा कहानी हुआ। रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया? हिटलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक इकोनॉमिस्ट को जिसका नाम था हेजमर सैचेट, और उन्होंने कहा था कि आप इसका देश की मुझे इकोनॉमी सुधारनी है, आप इसकी जिम्मेदारी आपको है। तो सैचेट ने दो आइडिया दिए थे, फुल प्रोडक्शन इन कंट्री एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज। तो इस पर उन्होंने काफ़ी काम किया और इस पर उनको काफ़ी सफलता भी मिली। जैसे सुपर हाईवेज जर्मनी में स्टार्ट हो गए थे, कार बनना शुरू हो गया था, वॉल्क्सवैगन का प्रोडक्शन इसमें स्टार्ट हो गया था। लीग ऑफ नेशंस से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, और ग्रीनलैंड जो छिन गया था 1936 में उन्होंने वापस ले लिया था। और ऑस्ट्रेलियन और जर्मनी को उन्होंने एक साथ मिला दिया था 1938 में, और स्लोगन दिया था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। लेकिन इसमें क्या था कि इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड व्हिच हैड कंसीडर्ड द वर्सटाइल वर्डिक्ट टू हार्श। These quick success at home abroad seemed to reverse the destiny of country Hitler did not step। मतलब अब क्या स्थिति आ रही थी, हिटलर को लग रहा था कि वो पूरे देश पर, पूरे यूरोप पर उसको कब्जा कर लेना चाहिए था। और जो उसका इकोनॉमिस्ट था उन्होंने कहा था कि आप देश की आर्थिक वृद्धि के लिए काम कीजिए, आप वार पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जर्मन ने उसकी बात नहीं मानी, और जर्मन को ये बात हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई, तो सैचेट को वहाँ से हटा दिया गया उनकी पोस्ट से, और उन्होंने देश छोड़ दिया। अब हुआ क्या था, सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को कब्जा लिया, और ये बात फ्रांस और इंग्लैंड को पसंद नहीं आई। सितंबर 1940 में उन्होंने एक ट्रिप्लिकेट पैक्ट साइन किया जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। और हिटलर का जो क्लेम था वो इंटरनेशनल पावर बनने का था। तो एंड ऑफ 1940 तक हिटलर वाज द प्रिंसिपल ऑफ हिज पावर, पाइनेकल ऑफ हिज पावर, यानी कि वो अपने आप को सर्वमान्य घोषित कर चुका था। अब 1941 में एक घटना होती है, वो सोवियत संघ पर आक्रमण कर देता है। सोवियत संघ पर बॉम्बिंग करता है और पावरफुल स्टेट पे आ जाता है। तो सोवियत आर्मी जो होता है उससे जर्मनी हारने लगता है, और सोवियत आर्मी जो होता है वो उन पर बर्लिन तक, जो सैनिक होते हैं उनके बर्लिन तक वापस भगा देते हैं। तो सोवियत, एक साइड से वो सोवियत से हट जाते हैं, दूसरी तरफ से यूएसए हैज रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन वार, मतलब यूएसए वॉर में इंटरेस्ट नहीं चाहता था, लेकिन उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार में आना पड़ता है। जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर टू ईस्ट, जापान अपनी पावर बढ़ा रहा होता है, इंडो चाइना पैसिफिक रीजन तक आ जाता है। साथ में उसने गलती और कर देती कि यूएस के नेवल बेस पर वो पर्ल हार्बर जगह थी जिस पर वो आक्रमण कर देता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत कैसे हुआ? एक तो जर्मनी की हार से हुआ, आपके जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब के साथ साथ ये उनकी हार हुई, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपके लॉस हुआ। अब जब वर्ल्ड वार सेकेंड हार जाते हैं तो इसमें साथ में कुछ घटनाएं और होती हैं जिसका जिक्र करना बहुत आवश्यकता है। जैसे हिटलर का ज्यूज के प्रति क्या व्यवहार था, उन लोगों ने क्या किया, नाजी पार्टियों ने कैसे लोगों को मारा, तो ये सब शामिल है। देखिए आपकी स्क्रीन पर हिटलर एंड द ज्यूज लिखा आ रहा है, ये सिंबल आ रहा है ज्यूज का। अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ पिक्चर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए ये मास किलिंग के हैं, ये इतने लोगों के जूते बाहर पड़े हैं जिनको अंदर मारा गया है। कुछ एक्सटर्मिनेशन कैंप बनाए गए थे जहाँ पर लोगों को लाइन में लगाकर डाला जाता था, मारा जाता था। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन है, इस गैस चैम्बर में भरकर लाया जाता था मारने के लिए। इनकी लाशें आपको दिख जाएंगी, ये सब। तो ये सारा नाजी पार्टी ने किया था जिसका उनको भुगतना पड़ा था। और अब स्टोरी वापस आते हैं जो हेलमुट के फादर ने किया था। हेलमुट के फादर और नाजी के अन्य लोग इस जगत अपराध में शामिल थे जिसका उनको भुगतान करना था, और वही हुआ लास्ट में। अब आते हैं हम द नाजी वर्ल्ड व्यू।
नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम ऑफ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, जो मतलब हिटलर चाहता था वही नाजी की आइडियोलॉजी थी। उसका ये था कि नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, सारे लोग समान नहीं है। उसके अंदर एक रेशियल हायरार्की थी, यानी कि जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं, मतलब कलर्ड है वाइट टाइप के, नीली आंखें हैं, वो नॉर्डिक जर्मन्स हैं, वो टॉप पर है, और ज्यूज जो हैं वो लोएस्ट है। यानी कि नॉर्डिक जर्मन्स को, जिनके सफ़ेद बाल हैं और ब्लू आईज है, केवल उन्हीं को रहने का अधिकार है, बाकी जितनी भी आपके ग्रुप्स हैं उनको रहने का अधिकार नहीं है। अनफिट लोग नहीं रह सकते थे, जिसको विकलांग है वो नहीं रह सकता था। तो इन्होंने मास किलिंग अपनी स्टार्ट की थी, और मास किलिंग के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा। जैसे मैंने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कितने इन्होंने पोलैंड के निवासी को, कितने जर्मनी के लोग और कितने जूइस को इन्होंने किलिंग किया था। नाजी का जो आर्गुमेंट था, नाजी आर्गुमेंट वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्ग रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। यानी केवल स्ट्रॉन्ग लोग ही यहाँ रह सकते हैं और वीक लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, मतलब जो उनकी जो आर्यन रेस थी वो फाइनेस्ट मानता था उसको, और केवल उन्हीं को जीने का अधिकार देता था, और इस तरह से बाकी लोगों का वो दमन कर देता था, मार देता था। रेशियल स्टेट बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। जब वो पावर में आए तो उसने अपने जो सपनों को साकार करने के लिए फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज वर सीन द अनडिजायरेबल एंड एक्सटेंडेड एम्पायर, जो भी लोग थे उन लोगों को हटाना शुरू कर दिया था। अंडर द यूथेनेशिया प्रोग्राम, ये यूथेनेशिया प्रोग्राम में से भर के लाते थे और गैस से उनको मास किलिंग कर देते थे। जर्मनी ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाइड किया था और कुछ पार्ट रशिया का था, कैप्चर कर लिया था, तो वहाँ के सिविल को वहाँ पर उन्होंने एक स्लेव फैक्ट्री बना दिया था, और वहाँ के 1933 से 1938 तक नाजी ने जो टेररिस्ट और लोगों की मास किलिंग की जूइस की, वो उसको आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक थी। अब कैसे कैसे लोगों को मारता था, स्टेप 1 आप देखिए। एक्सक्लूशन 1930 टू 1939, यू हैव टू नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। मतलब न्यूमबर्ग में उन्होंने लॉ कर दिया था सितंबर 1935 में कि ओनली पर्सन ऑफ जर्मन आर रिलेटेड ब्लड वुड एनफोर्स्ड बाय जर्मन सिटीजन एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर। मैरिज बिटवीन जूज एंड जर्मन वर फॉरबिडन। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन जूज एंड जर्मन बिकम ए क्राइम। जूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई ए नेशनल फ्लैग। मतलब ये सारे इन पे प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप शादी नहीं कर सकते, इलीगल शादी घोषित कर दी गई थी। तो जूइस को जिस तरह भी उन्होंने दमन कर सकते थे वो उन्होंने दमन करना स्टार्ट कर दिया। गेटोनाइजेशन कैसे हुआ था 1940-44 में, तो उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि आपका कोई अधिकार नहीं हमारे साथ रहने के लिए। सितंबर 1941 में ऑल जूस हैड टू वियर ए येलो स्टार एंड डेविड ऑन द ब्रेस्ट। मतलब उनको एक बैंड टाइप की आइडेंटिटी दे दी थी, ये जूइस हैं, और इस आइडेंटिटी के आधार पर उनको मारना शुरू कर दिया था। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये लोग कैसे एनिलेशन 1941 ऑनवर्ड यू हैव नो राइट टू लिव, मतलब मारना ही स्टार्ट कर दिया था। मास जेनोसाइड किया था, गैस के चैम्बर्स में उनको मारा था, ऑस्ट्रिच की तरह से उनको किल कर दिया गया था। तो ये मास किलिंग उन्होंने काफ़ी सारे हद तक की। अब जो नेक्स्ट इसका यूनिट है, यूथ इन नाजी जर्मनी। हिटलर का ये आइडिया था कि यदि यूथ को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ जर्मनी की, तो जर्मनी में मेरा शासन काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। तो यूथ को कंट्रोल करने के लिए उसने जो भी 14 साल के बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते थे, उनका यंग क्लब बनाता था। उस क्लब में उनको उसकी पोर्ट्रेट, यानी कि हिटलर बहुत महान है, हिटलर भी हमारे देश को बना सकता है, एक सैल्यूट करने का डिफरेंट स्टाइल था, वो सारी चीज़ें एक उसको कैंप में बच्चों को सिखाई जाती थी। जब बच्चे 12 साल या 14 साल के हो जाते थे तो उनको पार्टी में शामिल किया जाता था, वहाँ भी उनकी ग्रूमिंग की जाती थी, और उसके बाद उनको आपकी मिलिट्री में शामिल कर लिया जाता था। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब वो हार जाता है और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी वाइफ ने अपने चैम्बर में पिस्टल से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये आप उस टाइम के फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये हिटलर का है जब उसने अपने आप को शॉट किया था, और ये पेपर कटिंग है। तो इसके बाद एक थोड़ा सा ये डिस्कशन हो रही है कि महिलाओं की आदत, महिलाओं का क्या बिहेवियर था। महिलाओं के बारे में हिटलर का कभी मानना था, 1933 में उन्होंने एक स्पीच दी थी।
इसमें नाजी आइडियोलॉजी में यूथ के बारे में जो इन्होंने किया था, तो इसमें इन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे। 10 से 14 साल के जो बच्चे थे उनको जंग वॉक्स कहा जाता, उसमें भर्ती किया जाता। आइडियोलॉजी उनके दिमाग में चढ़ाई जाती थी कि हिटलर ही भगवान है, हिटलर को एक विशेष तरह से सल्यूट करना है, हिटलर यदि रहेंगे तो हमारे देश का उद्धार होगा, अदरवाइज हमको ज्यूज मार देंगे। ये सारी आइडियोलॉजी बच्चों को उनके दिमाग में जहर की तरह भरी जाती थी। जब बच्चे 14 साल के हो जाते थे तो उनको नाजी यूथ पार्टी में एक ऑर्गेनाइजेशन था जो 1922 में बना था, उसमें शामिल कर दिया जाता है। उसमें उनको नेगेटिव स्पीचेस सुनाई जाती हैं जूस के खिलाफ, और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता है, हिटलर के लिए गाने गाना सिखाया जाता है, हिटलर को सैल्यूटेशन कैसे देना है, ये सब चीज़ें सिखाया जाता था। और जब 18 साल के हो जाते थे उनको, तो उनको लेबर सर्विसेज में और आर्मी मिलिट्री सर्विस में ज्वाइन किया जाता था ताकि वो हिटलर के लिए काम करें। तो ये यूथ के लिए उनका आइडियोलॉजी थी। 1933 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, माई नेशन द मदर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन, यानी कि वो कहीं ना कहीं सिटीजन बड़ा सम्मानित रूप से महिलाओं को देखता था। लेकिन वहाँ पर उनका भी एक दोहरा दृष्टिकोण था, उसके लिए कैसा था, उसमें जो आर्यंस के बच्चे माँ होती थी, वो जो बच्चों को जन्म देती थी, 4 बच्चों को ब्रॉन्ज मेडल, 6 बच्चों को सिल्वर मेडल और 8 बच्चों को गोल्ड मेडल दिया जाता था। उस मेडल के आधार पर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, छूट दी जाती थी मार्केटेज में। और इसके अलावा जो जूइश महिलाएं थी, उनके बच्चे होने पर उनको पेनल्टी दी जाती थी और प्रताड़ित किया जाता था। नाजी आइडियोलॉजी को अच्छा बताने के लिए द एटर्नल ज्यूज मूवीज बनी थी, मूवीज बनवाते थे ये अपनी, और अपना प्रोपेगेंडा फैलाते थे। मीडिया पर इनका पूरा कंट्रोल था, मीडिया में केवल उनका तानाशाही रवैया को छुपाकर उनकी गुणगान ही सारा प्रकाशित होता था, यानी कि मीडिया पे भी इनका कंट्रोल था। और एक महान पत्रकार थी जिन्होंने एक बुक लिखी थी, द चार्लेट बैडविट द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स बुक लिखी थी, जिसमें आज तक आप उस बुक को यदि रेफर करेंगे और उस बुक को पढ़ेंगे तो एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ और नाजिज्म क्या था, हिटलर ने क्या किया, कैसे लोगों का दमन किया, जीव्स के साथ क्या हुआ, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में उनको दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इस स्टोरी को आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, ये आपको याद हो जाएगी कहानी की तरह से। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको PDF फ्री मिल जाएगी लिंक के साथ। आशा करते हैं आपको ये चैनल पसंद आया हो। थैंक यू।